नमस्कार, मुंबई के दादर इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम गुजरात की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो करीबन 3 बजे राज्यपाल के यहाँ पहुँचे और अपना इस्तीफ़ा सौंपा। दरअसल गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने गुजरात की जनता, पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। नए मुख्यमंत्री पर मुहर को लेकर बीजेपी में चर्चा जारी है। पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष के अलावा केंद्रीय मंत्री और गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव अहमदाबाद में मौजूद हैं। संभावित नामों में प्रफुल्ल पटेल, मनसुख मंडाविया, नितिन पटेल और CR पाटिल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है, समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। गुजरात मुख्यमंत्री का बदलना भाजपा की विफलता का जीता जागता सबूत है। इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के शासनकाल केवल और केवल लाल लकीरों से भरा हुआ है, पर भाजपा को ये भूलना नहीं जानता कि नेम प्लेट बदल के, मुख्यमंत्री की नेम प्लेट बदलने से भाजपा के गुनाहों की स्लेट साफ नहीं होने वाली। दरअसल आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है और जो 1.5 दिन के गणपति होते हैं, जो लोग अपने घरों पर रखते हैं, वो आज उन्हें वापस भेजा जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मुंबई के दादर इलाके के दृश्य आप देख सकते हैं। 2 तरह की यहाँ पर आप कह सकते हैं टैंक बनाया गया है। एक उस तरह के हैं जिसमें आप अभी सामने जो देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ हैं उन्हें यहाँ पर विसर्जित किया जा रहा है। और उसी के ठीक बाजू में आप जो देखेंगे, एक दूसरे तरह की भी एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाई गई है। उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों को रखा जाता है। कोरोना के जो नियम हैं उसे देखते हुए कई सारे बदलाव किए गए हैं। विसर्जन के समय भी कहा गया है कि ज़्यादा लोग ना रहें, और ये अच्छी बात है कि मुंबईकर इसका पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पीछे भी देखेंगे तो मूर्तियों के अनुसार इतने लोग नहीं हैं जितने कि हर साल होते हैं, और बप्पा की विदाई आपको देखने मिलेगी। तो कहीं ना कहीं त्यौहार के साथ ही पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है, और इसे देखते हुए जो लोग हैं वो सुरक्षित भी रह रहे हैं, जिस त्यौहार को भी मना रहे हैं। ज़रूर भीड़ कम है, हर बार की तरह जितना शोर शराबा होता है, ढोल ताशे होते हैं, उसमें भी कमी है, लेकिन लोगों के जोश में कमी नहीं है। और ये एक अच्छी बात है कि लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, 3 तरह के आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने हैं और उसे डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे हैं जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो मूर्तियाँ आती हैं उसे इस वाले जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है उसमें डाला जाता है। जो दूसरा है जिसमें हमने अभी देखा मूर्ति का विसर्जन करते हुए, वो वैसे वाले आर्टिफिशियल पॉन्ड है जिसमें इको फ्रेंडली मूर्तियों को ले जाया जा रहा है। और लगातार आप देखेंगे कि 1.5 दिन के जो बप्पा हैं उनको विसर्जित किया जा रहा है। अलग अलग मूर्तियां आपको देखने मिलेंगी। लोग कल अपने घर पर बप्पा को लेके गए थे, बप्पा विराजमान हुए थे, और 1.5 दिन के बाद उन्हें ये कहते हुए विदा किया जा रहा है कि पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। तो कहीं ना कहीं जो गणेश चतुर्थी का जो 10 दिनों का त्यौहार है उसमें लोग लगातार इसका ऐसे मना रहे हैं। 1.5 दिन का गणपति कोई रखता है, कोई 5 दिनों के लिए रखता है, तो कोई 10 दिनों के लिए रखता है। घर हो या पंडाल हो, वहाँ पर बप्पा को रखा जाता है और बप्पा को कहीं ना कहीं अब विदा किया जा रहा है। तो इस तरह के जो दृश्य हैं केवल मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर आपको देखने मिलेंगे। मुंबई के साकीनाका इलाके में शुक्रवार तड़के एक महिला के साथ हुए बलात्कार के 32 घंटों के बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दे दिए हैं। शुक्रवार सुबह मुंबई के साकीनाका इलाके में एक 34 वर्षीय महिला के साथ हुए बलात्कार के अगले दिन
पीड़ित महिला की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं विपक्ष ने इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साके नाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। मामले की जानकारी देने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह 3:20 पर जानकारी मिलने के 10 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए पुलिस अधिकारियों ने महिला को उसी टेम्पो से तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा गया है और 21 सितंबर तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने के आदेश दिए हैं। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहां पे इस गुने का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे बलात्कार के मामलों पर अब विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगें मान ली हैं, जिसके बाद करनाल में किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वो लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाएगी और तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। किस तरह से किसानों ने यह धरना खत्म किया, करनाल से देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। शनिवार सुबह करनाल के सचिवालय के अंदर किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत हो रही थी और बाहर बारिश के बीच किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों की मांग पर सरकार के बीच शुक्रवार रात को ही सहमति बन गई थी, लेकिन सुबह लिखित आश्वासन मिलने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी जब बाहर निकले तो उनका ये जवाब था। और अभी सर के बीच में जाके धरना उठाने की घोषणा करेंगे। हाई कोर्ट का रिटायर जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज़्यादा मजबूती होती है, तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका हुआ। तो कल हमने उसकी 2 नौकरी मांगी है और दोनों नौकरी सरकार ने वो मंजूर कर दी। बाहर निकलकर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसानों की क्या मांग थी और प्रशासन का क्या रुख, इसको समझते हैं। किसान एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी और मामला दर्ज कराना चाहते थे, साथ ही मृतक और घायल किसानों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने पूरे मामले की न्यायिक जांच पूर्व न्यायाधीश से कराने का ऐलान किया है और तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही मृतक किसान के 2 परिजनों को नौकरी का वादा किया है। करनाल का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और बड़ा भारी उत्साह के साथ इस निर्णय को लोगों ने स्वीकार किया है। इससे बड़े हौसले बढ़ेंगे आंदोलन। सफलताओं से हौसले बुलंद होते हैं हमेशा और इसे ये संघर्ष की जीत है। संघर्ष के बगैर जीवन नहीं है और जो किसान का संघर्ष है वो रंग ले आया। आयुष सिन्हा पर कार्रवाई को लेकर करनाल में किसान बीते 4 दिनों से धरने पर बैठे थे। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान करनाल में भी लंबे धरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपना एसीएस भेजा और 2 राउंड की बातचीत के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। निश्चित तौर पर किसान नेताओं का यही एक संदेश है कि बातचीत के दरवाजे नहीं बंद होना चाहिए और तुरंत सरकार को किसानों के साथ में बातचीत करना चाहिए ताकि कृषि बिल के ऊपर में भी कोई आम सहमति बनाई जा सके। करनाल से पवन तिवारी के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बारिश के चलते किसानों के टेंट उखड़ गए और लंगर को भी नुकसान पहुंचा है। धरना स्थल के चारों तरफ पानी भर गया था। इससे बेपरवाह किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ पानी से डूबी सड़क पर बैठ प्रदर्शन करते नजर आए।
शनिवार के दिन देश की राजधानी दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, कई अंडरपास भर गए। ये दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की तस्वीरें हैं। टर्मिनल 3 शनिवार सुबह स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। फ्लाइट लेने वाले लोग घुटनों तक पानी पार करके एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे। ये दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक वाला अंडरपास है, जिसे पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया है। यही हाल द्वारका के अंडरपास का भी है। दिल्ली की कई सड़कों में इस कदर पानी भर गया कि बच्चे पानी में तैरने की कोशिश करते नजर आए। तमाम गाड़ियां इस पानी में खराब हो गई हैं, जिस वजह से ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आम जनता के लिए, क्योंकि सरकारें बस मानसून से पहले ये दावा करती हैं कि इस बार तैयारी पूरी है, लेकिन जब मानसून आता है, जबरदस्त बरसात होती है, तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। कई गाड़ियां इंजन में पानी भर जाने की वजह से खराब हो गई। कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बस सिंगापुर में है, केजरीवाल के सिंगापुर में है। आप देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है साहब। कितना जाम लगा हुआ है? पूरा फ्लाईओवर तक पहुंच गया है, पूरा जाम, पूरा एकदम फ्लाईओवर पानी पूरा जाम हो गया है। और कितनी गाड़ियां खराब हैं? तो कम से कम 8-10 खराब हो गई होंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश और एयरपोर्ट पर जल जमाव की वजह से 4 घरेलू फ्लाइटें और 1 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले लगभग 10 महीनों से धरने पर बैठे किसान भी बारिश में भीगते नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत खुद गाजीपुर बॉर्डर पर भरे पानी में बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए टीके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने युवा कार्यकर्ताओं को हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने कहा है। साथ ही एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। प्रस्तुत करें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने कालीघाट मंदिर में पूजा आराधना की। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं। भवानीपुर से ममता पहले भी विधायक रह चुकी हैं। देश में पहली बार ड्रोन के जरिए टीके पहुंचाए गए। दरअसल ड्रोन को लेकर जो नियम है उसमें कई छूट दी गई है, कई ढील दी गई है, जिसके बाद शनिवार के दिन तेलंगाना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये टीके पहुंचाए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री का कहना है कि कहीं ना कहीं भविष्य में इससे कई क्षेत्रों में फ़ायदा होने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। भारत में पहली बार एक ड्रोन ने कोविड के टीके पहुंचाने का काम किया। ये टीके 2 से 8 डिग्री के तापमान नियंत्रित डिब्बों में रखकर 3 किलोमीटर दूर तेलंगाना के विकाराबाद जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए गए। इस मशीन ने जहां तक दिखाई देता है उससे दूर, यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट की अपनी पहली उड़ान के जरिए 9 मिनट में कामयाबी के साथ टीके पहुंचा दिए। डेटा लॉगर से हमें पूरी जानकारी मिली। चिड़ियों से ना टकराए उसके लिए इसमें एंटी कोलिजन है। केंद्र सरकार के ड्रोन उड़ाने के नियमों में ढील देने से ये मुमकिन हो सका। अगले 2 महीनों में इंटरैक्टिव एयर स्पेस का देश भर का नक्शा बदल जाएगा, जब देश भर में ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का ही नहीं बल्कि कई और उद्योगों का भी फायदा होगा। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत 8 समूहों से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं का सामान पहुंचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। इस बात की बेहद खुशी है कि तेलंगाना ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सबसे आगे है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई देश की एक अहम परियोजना है। ये तो बस शुरुआत भर है, पहला कदम है। दवाएं, खून, टीके, अंग प्रत्यारोपण और कानून व्यवस्था ये सभी के काम आएगी। ड्रोन से दूर दराज इलाकों में जल्द दवाएं,
टीके आदि पहुंचाने वाकई में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। विकाराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।